नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम लक्ष्मीकांत है और आज हम स्टूडियो में देखेंगे बैलेंस शीट कैसे तैयार करें। अगर आपको चाहिए फिर आप ITR 3 भरें या ITR 4, आपको तो बैलेंस शीट भरनी ही पड़ेगी, ये बनानी ही पड़ेगी। इसके दो पर्पज़ हैं बैलेंस शीट बनाने के। अगर क्लाइंट्स को अगर लोन चाहिए किसी भी बैंक से, तो बैंक उसको बोलता है कि भाई बैलेंस शीट ला लो आप, और बैलेंस शीट देख के ही उसको लोन देता है, क्योंकि बैलेंस शीट में सेल की फिगर रहती है, प्रॉफिट की फिगर रहती है। इसके लिए बैलेंस शीट जो रहता है वो क्रूशल रोल प्ले करता है। ओके, तो जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो आप उसके पूछिए कि भाई रिटर्न क्यों भरना है। मतलब दो रीज़न हो सकते हैं, या तो उसकी इनकम होगी ज़्यादा, या फिर उसको लोन चाहिए, जैसे कार लोन लेना है, बैंक लोन, टू व्हीलर लोन है, हाउस के लिए लोन है, या फिर बिजनेस पर्पज़ के लिए अगर लोन लेना है, ये भी उसका हो सकता है। तो उस पर्पज़ से ही हमें बैलेंस शीट बनानी चाहिए। अगर आप ऐसे ही बैलेंस शीट बनाएंगे और वो बैलेंस शीट लेके अगर बैंक में दे देता है तो उसका लोन रिजेक्ट हो सकता है, उसको लोन नहीं मिल सकता है। तो हमें उस पर्पज़ से बैलेंस शीट बनानी पड़ती है कि सेल कितना दिखा रहा है, करंट असेट कितनी दिखानी चाहिए, प्रॉफिट कितना चाहिए, सेल और प्रॉफिट का रेशो कितना होना चाहिए। ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि जो बैलेंस शीट बना ली, कुछ तो सेल और सेल की, परचेस की, एक्सपेंसेस की कुछ तो उल्टी सीधी फिगर डाल दी और हमने बैलेंस शीट बना दी। ओके, तो ये सारी चीज़ें भी हमें ध्यान में रख के हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, क्योंकि एक बार अगर हमने रिटर्न भर दिया तो बाद में फिर चेंज करना मुश्किल है। मतलब वही फिर से रिवाइज कर लो, बाद में CA से सिग्नेचर ले लो, ये सारे मतलब पूरा साइकिल फिर से वही करना पड़ता है आपको। ओके, तो आज हम स्टूडियो में बेसिक देखेंगे बैलेंस शीट का बेसिक, कि बैलेंस शीट बनाते वक्त क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है, कहाँ पे सावधानियाँ बरतनी है। ओके, तो देखिए अभी ये एक्सेल शीट है, मैंने बना के रखी है बैलेंस शीट के लिए। जब भी हम किसी का भी बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसका नाम आप ऊपर डालिए प्रोपराइटर में। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है नेम ऑफ द प्रोपराइटर, और नाम क्या लिखा है, लक्ष्मीकांत विद्यासागर शास्त्री। तो इससे देख के पता चलता है कि ये बैलेंस शीट किसकी है, किस पर्सन की है। तो बैलेंस शीट देख के आपको किसका पता चला कि भाई ये लक्ष्मीकांत शास्त्री की बैलेंस शीट है। ओके, उसके बाद नीचे है नेम ऑफ द बिजनेस। उस बिजनेस का नाम डालना है जिसका, जैसा भी ये बिजनेस है शास्त्री बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। ओके, इससे क्या पता चलता है कि आपको बिजनेस का नेचर पता चलता है कि भाई ये बिजनेस किस चीज़ का है। ओके, नेचर ऑफ द बिजनेस भी डाला है उसके नीचे। अगर फर्नीचर का बिजनेस है तो फर्नीचर डालिए, कपड़े का बिजनेस है तो डालिए कपड़े का। जिस भी चीज़ का बिजनेस है वो आपको कहाँ पे डालना है, नेचर ऑफ द बिजनेस में यहाँ पे आपको डालना है, और ऊपर बिजनेस का नाम डालना है। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। आपको जिस भी साल का बैलेंस शीट बनाना है वो आपको ये तो यहाँ पे डालना है। हर साल नाम तो यही रहेगा आपको खाली, लेकिन यहाँ पर ईयर चेंज होगा। आप बैलेंस शीट तो यही रहेगी, नाम खाली चेंज कर दो, फॉर्मेट वैसे ही रहने दो। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से पर्टिकुलर से लेकर ग्रॉस प्रॉफिट तक का जो पोर्शन है ये है ट्रेडिंग का। ठीक है, और उसके नीचे प्रॉफिट लॉस का ये पोर्शन रहता है, ये नीचे वाला। तो ये दो चीज़ें हमें सीखनी है, ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस। ठीक है, तो देखिए आज हमने जो बैलेंस शीट बनाई है वो है बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की, मतलब कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बिजनेस है। जब भी आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो पिछले साल की बैलेंस शीट आप देख लीजिए। उसके अंदर जब हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो हमें पिछले साल की क्लोजिंग जो भी स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक, वो हमें देखना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए पिछले साल का भी ऐसे ही बना होगा बैलेंस शीट। तो पिछले साल में देखिए इस साइड में क्या दिखा है, 4,12,300, तो आप इस साइड डाल दीजिए। समझ में आ रहा है, पिछले साल की क्लोजिंग स्टॉक देखना है, वो इस साल क्या हो जाएगी, ओपनिंग स्टॉक। आपको कहाँ पे डालना है, यहाँ पे डालना है। ठीक है, उसके बाद जो भी परचेस होगा उसका परचेस आपको यहाँ पे डालना है। फिर यहाँ पे सेल, पूरे साल में, पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितना सेल किया, उस सेल्स की डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी है। बाद में उस बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जैसे लेबर का खर्चा है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट जो भी है, वो आपको कहाँ पे डालना है, यहाँ पे डालना है। और फिर ये टोटल करना है इन दोनों का, सेल का, क्लोजिंग स्टॉक का टोटल करके इसमें से ये ओपनिंग स्टॉक, परचेस और एक्सपेंडिचर माइनस करना है, तो आपका आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अब यहाँ पे कुछ मैं टेक्निकल पॉइंट आपको बताता हूँ, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो। भाई सेल कितना दिखाना है,
अगर तो उसको लोन लेना है तो बैंक क्या करती है, जो भी हम सेल दिखाएंगे यहाँ पे उसका 25% उसको लोन देती है। फॉर एग्जांपल अगर हमने वहाँ पे 20 लाख दिखाया तो बैंक 5 लाख तक उसको लोन देगी। तो जितना भी हम सेल दिखाएंगे उसका 25% तक बैंक उसको लोन दे सकती है। तो अगर क्लाइंट को अगर लोन लेने के लिए अगर ये बैलेंस शीट बनानी है, मतलब उसको लोन चाहिए, तो आपको सेल की फिगर उस अकॉर्डिंग डालनी पड़ेगी। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके। अभी ये देखिए, यहाँ तो हमने डाल दिया कितना, 75,62,000। अब बात ये आती है कि उसने तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं किया, तो हम यहाँ पे परचेस कितना दिखाएं, परचेस कितना दिखाना चाहिए। तो मैं आपको एक टेंटेटिव आइडिया बताता हूँ कि जितना भी सेल होगा उसका 60 या 70% आप परचेस दिखाइए, 60 या 70%। उससे नीचे मत आइए, ज़्यादा बढ़ाइए लेकिन उसके नीचे मत आइए। 60, 70, 80 तक दिखाइए आप परचेस, ठीक है। अभी देखिए, मैंने ये मेरा एक कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, तो कंस्ट्रक्शन में कैसा मटेरियल थोड़ा 50% लगता है, और बाकी का सबसे ज़्यादा जो लगता है वो लेबर लगता है। इसलिए मैंने यहाँ पे दो चीज़ें दिखाई हैं, मटेरियल भी दिखाया है और लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दिखाया है, ठीक है। तो अगर ये दोनों की टोटल अगर हम करेंगे तो देखिए टोटल आ रहा है 61 लाख। 61 लाख मतलब 80% तक गया है ये टोटल। ओके, तो आपको क्या करना है, जब जितना भी आप सेल दिखाएंगे उसका 60 से ज़्यादा 80 तक आपको परचेस दिखाना है। फिर ओपनिंग स्टॉक तो पिछले बैलेंस शीट का ही आ गया ओपनिंग स्टॉक। भी बात आती है क्लोजिंग स्टॉक की, ठीक है। एक क्लोजिंग स्टॉक पिछले स्टॉक में उससे ही रिलेटेड रखना है। अगर मानो पिछले साल हमने 2 लाख रखा था, उससे भी तो इस टाइम भी 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक उस रेशियो में रख सकते हैं। ज़्यादा भी बढ़ाइए मत और ज़्यादा भी कम मत कीजिए आप, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए पिछले साल हमने 3,12,000 किया था और इस साल 4,12,000 किया है, मतलब ज़्यादा बढ़ाया नहीं है, 1 लाख का डिफरेंस है। उस अकॉर्डिंग ही आप क्लोजिंग स्टॉक रखिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिखाने में भी यहाँ पे कुछ बातें हमें सोचनी है। अगर तो क्लाइंट को अगर सीसी लेना है, मतलब कैश क्रेडिट लेना है, उसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेना है, तो उस टाइम पे बैंक सेल नहीं देखती, करंट एसेट देखती है, मतलब करंट एसेट माइनस लाइबिलिटीज़। तो जो नीचे वर्किंग कैपिटल है उसके ऊपर देती है। समझ में आ रहा है? उसको लोन नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए, सीसी चाहिए, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के लिए लोन चाहिए, छोटा मोटा 2-4 महीने के लिए, साल के लिए, जो हर साल क्या होता है, रिन्यू होता है। अगर वैसा है तो उस टाइम पे बैंक सेल नहीं देखती, ज़्यादातर करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी जो रहती है वही देखती है, ठीक है। तो फिलहाल तो हम इस वीडियो में बेसिक देख रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे वीडियो बनाएंगे तो उस टाइम पे ज़्यादा हम डीप में चर्चा करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, मैं और कुछ बताता हूँ। अभी ये तो हमारा हो गया ट्रेडिंग अकाउंट का। अभी हम आए नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे देखिए कॉमन खर्चे रहते हैं, चाहे कौन सा भी बिजनेस रहने दो, खर्चे कुछ ऐसे रहते हैं 90-80% कॉमन ही रहते हैं। जैसे रेंट है, बिजनेस चाहे कौन सा भी रहे उसको रेंट तो देना ही पड़ेगा। लाइट बिल, बिजनेस कोई भी रहे लाइट बिल तो देना ही पड़ेगा। टेलीफोन बिल देना ही पड़ेगा। तो ये प्रॉफिट लॉस के जो खर्चे रहते हैं ना, कॉमन ही रहते हैं, चाहे आप बिजनेस कौन सा भी रहे। तो आप ये जो नाम से पर्टिकुलर से ये आप चेंज मत करो, ये ऐसे रहने दो। चाहे तो इसके अंदर कुछ दूसरे नाम ऐड करो, डिटेल्स, ओके। लेकिन ये जो मैंने लिस्ट डाली है ये लिस्ट ऐसे ही रहने दो, क्योंकि देखो पेट्रोल तो हर बिजनेस को लगने वाला है, लाइट बिल लगने वाला है, जो भी ऑफिस का स्टाफ है वो लगने वाला है, ठीक है। बाद में रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा है वो भी लगने वाला है। तो जो मैंने डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए जो भी खर्चे लगते हैं काम के लिए, उन सारे की लिस्ट मैंने यहाँ पे दी है। चाहे तो उसके अंदर कुछ और खर्चे ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बैंक चार्जेस नहीं डाला है, बैंक चार्जेस भी डाल सकते हैं, बैड डेब्ट्स डाल सकते हैं। कुछ अगर लॉस होता है आपकी कंपनी में, बिजनेस में, तो वो लॉस भी डाल सकते हैं, डिस्काउंट डाल सकते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। तो ये जो ऊपर हमने ग्रॉस प्रॉफिट दिखाया था, ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ पे आ जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में इस साइड आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे सारे खर्चे दिखाएंगे और फिर इस ग्रॉस प्रॉफिट में से ये सारे खर्चे, इस ग्रॉस प्रॉफिट में से हम ये सारे खर्चे माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये नेट प्रॉफिट आ जाएगा। और इस पर हमें टैक्स देना है, किस पर, नेट प्रॉफिट पर। तो जब भी हमारे पास क्लाइंट आता है तो हम उसको बोलते हैं कि भाई कितना टैक्स भरना है। रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ कि उसको मालूम नहीं रहता ना कि कितना प्रॉफिट दिखाना चाहिए या फिर कितना सेल दिखाना चाहिए।
तो हम उसको बोलते हैं कि भाई आपको टैक्स कितना भरना है, तो बोलता है कि भाई 5,000 भरना है। तो हम 5,000 भरना है, तो 5,000 के हिसाब से हम क्या करते हैं, उसका प्रॉफिट लाते हैं सारा खर्चा वर्चा दिखा के, ठीक है। या फिर उसको हम पूछते हैं कि भाई उसको लोन लेना है, तो फिर उसके हिसाब से सेल कितना चाहिए, प्रॉफिट कितना दिखाना चाहिए, ये सारी चीज़ें डिस्कशन होने के बाद हम ये प्रॉफिट तय करते हैं, उसके हिसाब से हम खर्चा कम ज़्यादा करते हैं। ओके, वीडियो वैसे बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बेसिक डिटेल्स बता रहा हूँ, क्योंकि इस बेसिक डिटेल्स के अगर आप ये बेसिक डिटेल्स अगर आपको नहीं आती है तो बैलेंस शीट बना के कुछ फ़ायदा नहीं है, फिर वो रद्दी काम हो जाएगा। कुछ तो बना के कुछ तो अमाउंट डाल के अगर आप बनाते हैं तो, ठीक है। उसके बाद देखिए हम आ गए बैलेंस शीट के ऊपर। बैलेंस शीट बनाने से पहले हमें कैपिटल अकाउंट बना लेना चाहिए, वो अगर वो बनाते हैं तो ईजी हो जाएगा काम। तो देखिए मैंने इसके नीचे कैपिटल अकाउंट बनाया है। ये जो भी प्रोपराइटर है उसका एक कैपिटल अकाउंट बनाना है। यहाँ पे उसका नाम डालेंगे हम लक्ष्मीकांत शास्त्री। पिछले उसका जो कैपिटल था क्लोजिंग कैपिटल, इस बार क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा, ठीक है। इस बार जो भी उसका प्रॉफिट हुआ है वो इसके अंदर हम ऐड करेंगे कैपिटल के अंदर। बिजनेस के अलावा अगर उसका कोई इनकम है, अदर सोर्स है, सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, कैपिटल गेन है, तो सारे हम यहाँ पे ऐड करते हैं क्रेडिट साइड में। अभी इनका कुछ भी मैंने दिखाया नहीं, एग्जांपल के लिए मैंने खाली बिजनेस इनकम ही दिखाया है। फॉर एग्जांपल जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर क्या करते हैं, कुछ कॉलेज में पढ़ाते भी हैं, उनका खुद का हॉस्पिटल भी रहता है, तो दोनों हो गया, बिजनेस इनकम भी हो गया, सैलरी इनकम भी हो गई। कुछ लोग क्या करते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में 4 घंटे चेकअप ले जाते हैं डॉक्टर, और फिर खुद के हॉस्पिटल में आते हैं, तो वहाँ से सैलरी मिलती है उनको सरकारी हॉस्पिटल से, और खुद का भी हॉस्पिटल रहता है। तो मतलब ऐसा है, तो यहाँ पे सैलरी भी आ जाएगी उनकी, बिजनेस तो आ गया, बिजनेस प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल इन्हीं का ही मानो डॉक्टर साहब का कहीं पे घर है, घर रेंट पे दिया हुआ है, और वहाँ से कुछ रेंट आता है, तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम जो आएगी वो हम इसी साइड में दिखाएंगे, हाउस प्रॉपर्टी इनकम। और कुछ मानो उन भाई साहब को कुछ इंटरेस्ट आता है, उन्होंने कुछ एफडी किया है या फिर सेविंग पे इंटरेस्ट आता है, तो इंटरेस्ट कहाँ दिखाएंगे, अदर सोर्स की इनकम कहाँ दिखाएंगे, वो इसी साइड दिखाएंगे। तो जो भी बिजनेस के अलावा जो भी बाकी की इनकम होगी हम इस साइड दिखाएंगे, कैपिटल में ऐड करेंगे। ये तो हो गया। अभी इस साइड दिखाना है हमें ड्राइंग। भाई साहब घर खर्चा चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो अमाउंट निकलते होंगे बिजनेस से, तो जो भी खर्चा करते होंगे वो यहाँ पे हम दिखाएंगे ड्राइंग में, ठीक है। ये मैंने सिंपल आपकी बैलेंस शीट खत्म हो गई, मैंने आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक बताया। अभी हमारा एक पोर्शन रह गया है बैलेंस शीट का, वो हम बैलेंस शीट के ऊपर आएंगे। तो देखिए इस टोटल में से जब हम ये टोटल माइनस करते हैं ड्राइंग की, तो हमारे पास आता है क्लोजिंग कैपिटल। फिर हम ये क्या करते हैं, ये क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे लिखा है मैंने शेड्यूल, मतलब चेक करने के लिए कि भाई ये कैपिटल कैसे आई है, आपको इसलिए नीचे जाना पड़ेगा। ये इसको बोलते हैं शेड्यूल, ठीक है, वर्किंग नोट जिसे हम बोलते हैं। बाद में फिर इस लायबिलिटी साइड हम जो भी उसका एग्जाम्पल, अगर मानो उसने किसी बैंक से लोन लिया है तो वो लोन हम यहाँ पे दिखाएंगे सिक्योर लोन के अंडर। यहाँ पे सिक्योर लोन का एक हेड डाल देंगे, जैसे यहाँ पे करंट लायबिलिटीज़ का बनाया हेड, वैसे ही यहाँ पे सिक्योर्ड लोन्स का बनाएंगे, और यहाँ पे उस बैंक की क्लोजिंग बैलेंस डालेंगे उस 31 मार्च की। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे करंट लायबिलिटीज़ है, अगर उसकी कुछ करंट लायबिलिटीज़ है, अगर वो माल उधारी पे खरीदता है तो उसका जो भी बैलेंस रहेगा 31 मार्च को क्रेडिट्स एंड क्रेडिट्स का, वो हम यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। ये कभी भी ज़्यादा मत दिखाइए, करंट रेशियो एक रखिए, करंट एसेट से कभी भी 50% से ज़्यादा कम दिखाना है आपको क्रेडिटर्स, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मानो करंट एसेट आपके 1 लाख के है, तो क्रेडिटर्स कभी भी 50,000 से नीचे चाहिए आपको, 20,000, 15,000, 10,000, इतना ज़्यादा ही मत दिखाइए आप। ओके, ये तो हो गई हमारी बैलेंस शीट। ओके, कभी कभी यहाँ पे दूसरे भी पेएबल अकाउंट आ सकते हैं करंट लायबिलिटीज़ में, जैसे सैलरी पेएबल है, क्योंकि मार्च की सैलरी हम कब देंगे उसको, एम्प्लॉय को हम अप्रैल में देंगे, लेकिन खर्चा तो मार्च का है। मार्च का लाइट बिल कब देंगे, हम अप्रैल में देंगे, लेकिन खर्चा तो मार्च का है। तो जो भी पेएबल खर्चे हैं वो हम यहाँ पे उसका प्रोविज़न बनाएंगे और वो यहाँ पे दिखाएंगे, अगर दिखाना चाहते हैं तो, ठीक है। अभी आएंगे हम असेट साइड, ठीक है। असेट साइड में हम देखेंगे फिक्स्ड असेट का शेड्यूल बनाया है। अब इसके लिए हमने यहाँ पे एक शेड्यूल बनाया है डिप्रिसिएशन के नाम से, ठीक है। ये है डिप्रिसिएशन का शेड्यूल।
आप तो जानते हैं कि जो भी एसेट रहता है इनकम टैक्स में हर साल उसके ऊपर डिप्रिसिएशन लगता है कुछ रेट से। जैसे अगर फर्नीचर है तो 10% लगेगा, प्लांट एंड मशीनरी है तो 15% लगेगा, कंप्यूटर है तो जो भी उसका रेट है 40% वो लगेगा। अगर कुछ कार्स है, बस है, ट्रैवल है तो उनके रेट अलग है। अगर ऑफिस का अगर कोई बिल्डिंग है खुद की तो उसका रेट अलग है 5%। तो ये सारी चीज़ें आपको रेट ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, तो देखिए हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई हैं, जैसे उनका फ्लैट है, ठीक है, फर्नीचर है, मतलब ओपनिंग बैलेंस इतना था उनका फर्नीचर का। बाद में उन्होंने अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक उन्होंने क्या किया, इतना ख़रीदा है 2 लाख का, ठीक है, तो उनका टोटल इतना हुआ। उसमें से डिप्रिशिएशन 10% इतना लगा और बैलेंस फर्नीचर पूरे साल में इतना बचा। डिप्रिशिएशन माइनस होने के बाद जो भी स्टॉक बचता है फर्नीचर का, फिक्स्ड एसेट का, वो इतना है। ऐसे ही हम सारी चीज़ों का कैलकुलेशन करेंगे। जैसे ये टू व्हीलर है 22,185 की, उसके अंदर हमने कुछ भी एडिशन नहीं किया है, फिर ये टोटल इतनी आई, उससे डिप्रिशिएशन इतना माइनस हुआ और फिर इतनी अमाउंट रह गई। ऐसा होने के बाद टोटल देखिए यहाँ पे टोटल फिक्स्ड एसेट इतनी आएगी, हमारे पूरे साल का जो डिप्रिशिएशन है वो इतना आएगा जो हमने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। और वो डिप्रिशिएशन यहाँ पे प्रॉफिट लॉस में हमने फॉर्मूला दिया है, देखिए यहाँ पे आता है, ठीक है। फिर आएंगे हम यहाँ पे, हमने तो अभी फिक्स्ड एसेट का किया। बाद में है करंट एसेट। ये करंट एसेट डिटेल तीन प्रकार के एसेट दिखाते हैं हम फिक्स्ड बैलेंस शीट में। एक तो रहता है फिक्स्ड एसेट, दूसरा करंट एसेट और तीसरा इन्वेस्टमेंट। ये 3 चीज़ें हम दिखाते हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब अगर आपने फिक्स डिपॉजिट किया है, कोई शेयर्स में अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है, म्यूचुअल फंड में किया है, या तो हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बोल के कैटेगरी बनाते हैं, ऐसा हेड बनाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने बनाया है फिक्स्ड एसेट का, करंट एसेट का, वैसा इन्वेस्टमेंट बना के उसके अंदर भी डाल सकते हैं। अगर नहीं आपको वैसा करना है तो सीधा करंट एसेट का हेड बनाइए ऐसा, और उसके अंदर ही दिखाइए। जैसे गोल्ड मैंने यहाँ पे दिखाया है, LIC दिखाया है, फिर इसको टोटल आपको यहाँ पे दिखानी है बाहर, आउटर, इसको बोलते हैं आउटर कॉलम। और ये जो नीचे अंदर दिखा है इसको बोलते हैं इनर कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने दिखाया है कि भाई लोन्स एंड एडवांसेस, अगर आपने किसी को अगर लोन्स दिया है, एडवांस दिया है, जैसे हम कनेक्शन लेते हैं टेलीफोन का तो कुछ एडवांस देते हैं, लाइट का कुछ कनेक्शन लेते हैं तो एडवांस देते हैं, अगर कुछ माल खरीदना है हमें तो एडवांस देना पड़ता है कभी कभी पार्टी को, तो ऐसा कुछ एडवांस है। सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हैं हम कुछ टेंडर लेने के लिए, तो ऐसा कुछ एडवांस है तो आपको यहाँ पे दिखाना है लोन्स एंड एडवांस की कैटेगरी में। उसके बाद आता है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स मतलब जिनको भी हमने माल उधार में बेचा है, तो कितने लोगों को बेचा है, कितने अमाउंट का बेचा है, ठीक है। मानो 100 लोगों का हमने बेचा था माल, उसमें से 50 लोगों के पास हमारा 5 लाख रुपए पड़ा है, तो हमें वो 5 लाख की अमाउंट यहाँ पे दिखाएंगे हम, ठीक है। बाद में क्लोजिंग स्टॉक। ये क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आएगा, कहाँ से, जो हमने ऊपर बनाया था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, वहाँ से हमने फॉर्मूला यहाँ पे दिया है। देखिए यहाँ पे कितना दिखा है, 4,12,300। तो देखिए यहाँ पे कितना है, 4,12,300। ये है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो बाद में उसके पास अगर कुछ अदर करंट एसेट है तो उसका टोटल हम यहाँ पे डाल देंगे। फिर कैश और बैंक बैलेंस हम यहाँ पे दिखाएंगे, और कैश और बैंक बैलेंस दिखाने के लिए उसके पास से आप बैंक स्टेटमेंट ले लीजिए और 31 मार्च की क्लोजिंग देख लीजिए कितनी है और वो यहाँ पे ऐड कीजिए। तो इन सारों का टोटल मैंने इतने का टोटल यहाँ पे किया है, फार्मूला लगाया है तो इतना आया, और इन दोनों का टोटल जो भी होगा उसका मैंने फार्मूला यहाँ पे दिया है, ठीक है। बारे फिर ये सारे कॉलम का टोटल हो गया, और ये सारे एसेट का टोटल हो गया इधर, और ये सारे लाइबिलिटीज़ का टोटल इधर हो गया। ये मैच होने चाहिए टोटल, देखिए ये दोनों मैच है, इसलिए मैंने यहाँ पे फार्मूला लगाया है ज़ीरो का, सॉरी यहाँ पे फार्मूला लगाया मैंने। अगर यहाँ पे अगर ये मैच नहीं रही तो यहाँ पे दिखाएगा कितने से डिफरेंस है, कितने अमाउंट से। एग्जांपल के लिए देखिए मैं यहाँ पे अभी एक अमाउंट चेंज कर देता हूँ, ये आखिर का जो एक है यहाँ से मैं हटा के 0 कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस दिखा रहा है 1 रुपये का, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई लाइबिलिटीज़ और फिक्स साइड मैच नहीं है, कहीं तो 1 रुपये का डिफरेंस है। तो हम वो देखेंगे कि भाई किस साइड में डिफरेंस है, ठीक है। तो हमें पता चलता है कि भाई यहाँ पे डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कहीं तो 1 रुपये बढ़ाएंगे, कहीं तो मैच हो जाएगा 0। तो आपको ऐसे फार्मूले लगाने हैं। अगर ये फार्मूला आप नहीं लगाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि बैलेंस मतलब डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज इस वीडियो में
बेसिक डिटेल्स देखे हैं हमने कि बैलेंस शीट कैसे बनानी है। ओके, उसका पीछे का पर्पस भी देखा है कि क्यों बनाना है। और आगे आगे जैसे जैसे हम वीडियो बनाते जाएंगे वैसे वैसे धीरे धीरे बैलेंस शीट सीखेंगे कि अच्छी तरह से कैसे सीखें, ताकि जब भी क्लाइंट हमारे पास आए तो उसको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, चाहे लोन लेने के लिए हो, चाहे सब किस भी टाइप का लोन लेना हो, चाहे कार लोन, टू व्हीलर लोन, बिजनेस के लिए लोन, पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन, जिस भी टाइप का। ओके, तो धीरे धीरे हम चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।